तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। हरियाणा बोर्ड की किताब है, कक्षा 7 की, पाठ नंबर है 3, हमारा भारत 2 किताब का नाम है। और इस वीडियो के अंदर आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल डिटेल के साथ में समझाने वाला हूँ। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर भाई, मज़ा आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, उससे पहले जो है ना एक चीज़ बता देता हूं आपको, जो है ना कंप्लीट ये जो बुक है आपकी 7वीं कक्षा की जो किताब है, पूरी की पूरी किताब में हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQ, ये 4 चीज़ें जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ साथ के साथ में, जिसमें आपको वीडियोज़ में भी मिल जाएंगे सारी चीज़ें। और साथ में मैंने लिख भी दी है, ताकि आपको अगर नोटबुक लिखनी है, प्रिपेयर करनी है या याद करना है बैठ के आराम से, तो वो भी आप कर पाओ इजीली। तो मैंने ये रिटर्न में भी प्रोवाइड करा दी है। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी और पेज का लिंक, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में पहली कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। बहुत प्यारा चैप्टर है। चैप्टर के अंदर हमें मिलेगा क्या, देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष। पहले हम चैप्टर का नाम समझते हैं, फिर हम समझेंगे। हमने जो है ना क्या करा, पिछले चैप्टर के अंदर चोल, चालुक्य, पल्लव, इन 3 शासकों के बारे में पढ़ा है ना। और उनके बारे में हमें पता चला कि वो शासक जो है आपस में कुत्तक बजा रहे थे, जिसके चलते एक बार वो राजा मर रहा है, एक बार उधर वाला राजा मर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो सारा जो कांड हो रहा था वो दक्षिण भारत के अंदर हो रहा था। लेकिन भाई उत्तर भारत, पूर्वी पश्चिमी भारत, उस हिस्से में क्या चल रहा था भारत के, वो किसी को नहीं पता था। उस टाइम तो नहीं पता था हमको तो। लेकिन अभी हम धीरे धीरे हम पूरे भारत को कवर करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे भी त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रि का मतलब होता है 3 और पक्षीय का मतलब पक्ष, यानी कि 3 कैटेगरी के लोग, पाल, प्रतिहार, गुज्जर, इन लोगों की एक छोटे से प्यारे से शहर कन्नौज को लेकर लड़ाई मची पड़ी थी। हर कोई ये चाह रहा था कि मेरा अधिकार कन्नौज के ऊपर हो जाए। अब वो अधिकार तो होगा नहीं होगा, वो तो हमें बाद में पता चलेगा किसने क्या कांड रचा, क्या बुद्धि लगाई और अधिकार किसका हुआ फाइनली। बट फिलहाल हम समझते हैं एक इलाका था कन्नौज नाम से, उसके ऊपर सारा पंगा हो रखा था इनका। और उसी संघर्ष को, उसी लड़ाई को, इन तीनों की आपसी लड़ाई को ही हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। संघर्ष होती है लड़ाई, और त्रिपक्षीय यानी कि 3 पक्ष। 3 पक्ष कौन से थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है ना। चलो अब चैप्टर समझते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर, मुश्किल भी नहीं है। चलो, हमें एक कहानी मिलती है ताकि हम थोड़े बोर ना हो, स्टार्टिंग में ही मजा आ जाए। विद्यालय की 7वीं कक्षा में खुशबू, खुशी, सक्षम आपस में एक बेंच पर बैठने के लिए लड़ रहे थे। जैसे ये 3 बच्चे हैं, ये लड़ रहे हैं। अब मैं पहले आया था, पहले मैं बैठूंगा, ये लड़का बोल रहा है। सक्षम नाम का लड़का है ये बोल रही है लड़की, नहीं मैं बैठूंगी, ये बोल रही है मैं बैठूंगी। ये तो बेचारी कुछ भी नहीं कर रही, ये पीट रहा है इसको, और ये आराम से नाराज होके खड़ी है। अब ये टीचर बोलती है कि बेटा क्यों लड़ रहे हो तुम, लड़ाई अच्छी बात नहीं है। चलो अब टीचर क्या बोलती है, बच्चों आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लड़ने से समय बर्बाद होता है और धन की हानि भी होती है, इससे मन भी परेशान होता है, दुखी हो जाते हैं ना। मतलब अगर आपके पास मान लो एक ही चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही है, तो एक तो खुश हो जाएगा, एक दुखी हो जाएगा, धन तो दोनों का बर्बाद होता है। तो इसीलिए टीचर कह रही है समय और धन की हानि, ये कैसे हो सकता है यार, हम तो बस ऐसे बेंच के लिए लड़ रहे थे, हमने तो कोई पैसा नहीं उड़ाया इधर। तो टीचर बोलती है चलो आज इसी प्रकार का एक पाठ मैं आपको पढ़ाती हूँ। मज़ेदार पाठ है, जहाँ हम जानेंगे आपसी लड़ाई के कारण पूरे भारत को धन की विकास, विश्व में सूर्य की और समय की किस प्रकार हानि हुई। यह लड़ाई त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानी जाती है। अब यार एक कमाल की बात मेरे को अजीब सी लगती है थोड़ी सी, इनके जो टीचर्स है ना बुक वालों के, वो टीचर्स ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, उनको पहले से ही पता होता है सब कुछ, पूरी कहानी उनको पता होती है। हम ही जो है यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको भाई कुछ नहीं पता है ना। तो ये थोड़ा वियर्ड सा मामला, बट कोई ना, ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी से पहले, 8वीं शताब्दी के स्टूडेंट्स को मैंने जो है पहले चैप्टर में या दूसरे में, पता नहीं कौन से में, बट मैंने आपको बताया था सभी स्टूडेंट्स को वीडियो के थ्रू कि भाई शताब्दी क्या होती है। सबको पता होगा ना शताब्दी क्या होती है। शताब्दी जिसको नहीं पता एक और बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे 8वीं शताब्दी की बात हो रही है, देखो जैसे अभी कौन सी चल रही है, अभी 2000 से लेके 2100, ये 100 सालों की एक शताब्दी होती है। अब यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है ना। 2022, जब ये 2022-23 ऐसे करते बढ़ते बढ़ते 2099, फिर क्या आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। तो ये जब 2100 आएगा तो 2100 से 2200 का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है, जब 2000 से 2000
100 मतलब 2100 जिसको कहते हैं, तो इसके बीच का जो समय है तो उसको हम कहते हैं 21वीं शताब्दी, यानी कि इधर वाली गिनती को गिनते हैं, 21 वालों को गिनते हैं। वैसे ही 8वीं शताब्दी का मतलब है कि 700 से 800 ईसा पहले जो है, मतलब उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। 8वीं शताब्दी से पहले की भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे हर्षवर्धन, ये एक बहुत शक्तिशाली राजा था, पहले पाठ में पढ़ा था ना हमने। तो उसकी मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। विशाल साम्राज्य के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इन छोटे छोटे राज्य की क्षेत्रीयता तथा विकेंद्रीकरण की भावना देश के लिए घातक सिद्ध हुई। हर कोई क्या चाह रहा था, देखो हर्षवर्धन ने बहुत बड़े क्षेत्र पर राज कर रहा था, और वो जैसे मृत्यु हुई सब लोग अपना बोले ये मेरा इलाका, ये मेरा इलाका। अब दूसरे के इलाके भी हथियाने पहुंच गए कुछ, तो खुटर मुटर मच गई, ऐसे बवाल मचा दिया आपस में लोगों ने। परंतु इसके परिणाम स्वरूप इस युग में कई प्रबल राजनीतिक शक्तियां उभर कर सामने आई। इन शक्तियों में उत्तरी भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। उत्तरी भारत यानी कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इधर वाला जो इलाका अपना, तो इस क्षेत्र में इस प्रयास में 3 प्रमुख शक्तियां हमें देखने को मिली, पाल, प्रतिहार, गुज्जर। जैसे दक्षिण भारत में कौन थे, चोर चेल पांडे जो थे ना, नहीं चालुक्य, पल्लव, चोल, हाँ वो वाले थे ना। वैसे जो है उत्तर भारत के अंदर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट नाम का, राष्ट्रकूट को तो बीच में हरा भी दिया था कौन से शासक ने, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने कि उसने जो है अपने साम्राज्य की नींव ही राष्ट्रकूट को हरा कर रखी गई थी, उनकी नींव ऐसे रखी गई थी। तो ऐसे ही सब पूरा भारत में ऐसे ही कुत्तक मचे पड़े थे, लड़ाई मचा रहे थे लोग आपस में, खुटर पुटर कर रखी थी। अभी जानते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है। उत्तरी भारत विशेषतः कन्नौज को लेकर अधिकार प्राप्त करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट नामक 3 शक्तियों में आपस में 2 शताब्दियों तक जो संघर्ष चला, 2 शताब्दी समझते हो ना, इन लोगों ने एक छोटे से शहर को हथियाने के लिए लिटरली 200 साल अपने बर्बाद कर दिए। मतलब एक बंदा 200 साल तो जीता नहीं है, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे चल चल के 200 साल इन्होंने बर्बाद कर दिए कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने के चक्कर में, और उसे कहा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। इस संघर्ष में कभी एक जीतता तो कभी दूसरा जीत जाता। यह संघर्ष अंततः तीनों साम्राज्यों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, कोई भी नहीं जीत पाया और फाइनली सब मौत के घाट उतरते चले गए। इतिहास में ये तीनों साम्राज्य अपने उत्तम प्रशासन, धार्मिक सहनशीलता की नीति, कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसिद्ध थे। निसंदेह इन तीनों साम्राज्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन तीनों साम्राज्यों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब ये पहली बात कि भाई कन्नौज इतना ऐसा क्या रखा हुआ था उसमें कि सब लोगों को कन्नौज ही चाहिए था। भाई ये इतना बड़ा देश पड़ा था, एक कन्नौज के लिए इतने सारे राजा, 3 बड़ी शक्तियां आपस में क्यों लड़ रही थी। पहला सवाल तो यही उठता है ना, तो वो जानते हैं पहले, उसके बाद में हम पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या करा था अपनी जिंदगी के दौरान। चलो, हर्षवर्धन के ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया था और उसे एक गौरवपूर्ण स्थान दिया। अब राजधानी क्या होती है, जैसे भारत की राजधानी क्या है अभी, दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर जो तरक्की हो रही है वो बाकी कहीं और आपको शायद कहीं देखने को मिले। तो इसी वजह से जो है अब आजकल तो जैसे मुंबई और कुछ बड़े शहर भी है, कलकत्ता हो गया, तो ये बड़े शहर विकसित हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे साम्राज्य बहुत बड़े होने की वजह से राजधानी में सबसे ज़्यादा विकास होता था, क्योंकि राजा का ध्यान अपनी राजधानी पे ज़्यादा रहता था। तो वही सीन था। अब ये जो है राजधानी थी वो भी हर्षवर्धन नामक एक राजा की, महान राजा की, तो इसीलिए जो है एक पंगा ये भी था। और यह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी था। संस्कृति, धर्म, अलग अलग धर्मों के लोग और बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती। सो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो जो है यहाँ पे हमला कर रहे थे बार बार। यह प्रदेश बहुत अधिक उपजाऊ और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि देखो मेले वेले या फिर जो भी व्यापार होता है खासतौर पर वो उसी क्षेत्र में होता है जहाँ पे राजधानी होती है, क्योंकि राजा की परमिशन के बिना तो कुछ होता नहीं है। सो इसी वजह से भी कहीं ना कहीं कारण रहा होगा, और इसीलिए कन्नौज को प्राप्त करने वाले यहाँ से अपार धन प्राप्त करना चाहते थे और प्राप्त कर सकते थे, तो इस वजह से भी लड़ाई कर रहे थे। उस समय के राजाओं का यह विचार था कि कोई राजा कन्नौज पर अधिकार करके ही उत्तर भारत के विशाल उपजाऊ क्षेत्र पर अपनी सर्वोच्चता का दावा कर सकता था। यानी कि इन राजाओं का यह मानना था कि जिसका राज कन्नौज पे होगा ना वही शक्तिशाली राजा होगा। तो वो भी पंगा था भाई, ऐसे पता नहीं
किस महान व्यक्ति ने ये बात कह दी उनको, और जिसके चलते 3 बड़ी शक्तियां लड़ पड़ी। इस कारण जो है कन्नौज राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी पक्षों से एक महत्वपूर्ण प्रदेश हम कह सकते हैं, और इसके चलते हो गई लड़ाई, बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई भाई। 200 साल तक कौन लड़ता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष पाल वंश के राजा धर्मपाल के समय में 780 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। पाल वंश का, ये जो है ना, हमने 3 वंश पढ़ रहे हैं ना, तो पाल वंश का जो है सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। वह कन्नौज पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन प्रतिहार राजवंश का राजा वत्सराज, देखो इधर का राजा कौन था, धर्मपाल, इधर का राजा दूसरे वंश का प्रतिहार वंश का राजा था राजा वत्सराज। इसको ये बात सहन नहीं हुई कि बेटा तू कैसे जा रहा है, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे तुझे ठोकने के लिए। उसने क्या करा, गंगा यमुना दोआब, यानी कि जहाँ पे ये नदियाँ मिलती है उधर से कुछ इलाका होता है जो जमीन सी होते हैं, वहां पर इन्होंने इनके बीच में लड़ाई कर दी, और एक लड़ाई में धर्मपाल को हरा दिया गया। अब ये धर्मपाल जा रहा था भाई कन्नौज पे राज करने के लिए, लेकिन हजम नहीं हुआ प्रतिहार वंश के एक राजा वत्सराज को। तो इस राजा ने क्या करा, इसको गया यहाँ पे नदी के आसपास जाके उसकी कुटाई करी और इसको हरा दिया। किसको, धर्मपाल को। लेकिन इसी समय एक और वंश था जो शक्तिशाली हुआ करता था, राष्ट्रकूट। इसके भी एक महान राजा हुए उस टाइम पे, ध्रुव। तो उस ध्रुव ने क्या करा, कन्नौज को अपने अधिकार में लेने के लक्ष्य से वत्सराज पर हमला कर दिया और उसको भगा दिया। देखो इसने क्या करा, वत्सराज ने इसको पेल दिया, हरा दिया और भगा दिया। अब इस वत्सराज को क्या पता था, इसका भी अब्बू कोई बैठा हुआ है, राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव, इसने इसके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि पहले ही लड़ाई हुई थी भाई, कमजोर थे राजा, तो इसने इसके ऊपर हमला करा और ये डर के भाग गया वहां से। अब राजा किस कौन बनेगा, ध्रुव बनेगा। देखते जाओ आगे क्या कांड होने वाला है। फिर उसने धर्मपाल को भी लड़ाई में हरा दिया। इसने क्या सोचा कि कहीं धर्मपाल वापस आ जाए, इसके ऊपर भी हमला कर दिया बाद में। तो ये दोनों को हरा दिया और इस प्रकार साम्राज्य के लिए पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया। ये खत्म नहीं हुआ कि भाई इसने इन दोनों को हरा दिया तो खत्म हो गया। भाई बेइज्जती की बात है, धर्मपाल को कैसे हरा दिया तुमने, तुम तो फुद्दू मान रहे हो। इसके आगे जो वंशज आए उन्होंने इनके राजाओं को मारा, इनके राजाओं को मारा, इन्होंने जो है। अब इसने क्या करा था, देखो कन्फ्यूजन, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, दिमाग को थोड़ा खुला करो, बिल्कुल ओपन माइंडेड रखो दिमाग को, ठीक है, आसानी से समझ आएगा। इस राजा ने इस राजा को मारा तो इन दोनों की दुश्मनी हो गई, 2 दुश्मन हो गए आपस में। अब ये दोनों दुश्मनों, मतलब इसका अगर कोई वंशज हुआ, अभी इसको तो हरा दिया, इसने पीटा होगा, आपस में लड़ाई मची होगी, बाद में इसके वंशज हुए कि तुमने हमारे दादा को कैसे मार दिया, पप्पा को कैसे मार दिया, इसको कैसे मार दिया, और ऐसे कर करके बजती रही कन्नौज को लेके इन दोनों की। लेकिन भाई इसने तीसरी थर्ड पार्टी बन के इन दोनों को पीटा था, तो दोनों की दुश्मनी इससे भी थी। अब इसकी दुश्मनी इससे, इसकी दुश्मनी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, भाई सबकी दुश्मनी हो गई। अब तीनों की दुश्मनी हो गई तो उनके बेटे की दुश्मनी हो गई। अब ऐसे ही चलते चलते पूरा मामला जो है गड़बड़ा गया और तीनों ने आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अब छोटा सा शहर था, आराम से धर्मपाल जा रहा था, जा लेने देता भाई, क्या दिक्कत आ रही थी तेरे को, नहीं हमें पूरा पाठ बनवाना था तुम्हारे लिए, इसीलिए हम लड़ाई करवाएंगे, ठीक है। चलो अब राष्ट्रकूट राजा जो था ध्रुव, कन्नौज में भी उसकी स्थिति को दृढ़ नहीं कर पाया था। दृढ़ का मतलब होता है कि ऐसे राज तो कर लिया, 2 राजाओं को हरा दिया था उसने, लेकिन वो ऐसा पक्का जुगाड़ नहीं कर पाया कि अगर कोई हमला करे तो वो क्या करेगा। तो उसे अपने साम्राज्य में राज सिंहासन के लिए पैदा हुई कठिनाइयों के कारण वापिस लौटना पड़ा। भाई अब जब स्टेबिलिटी ही नहीं है, सेना वहां पे, देखो ऐसा सीन हो गया होगा शायद, आई थिंक कि उनकी सेना मर गई होगी, ज़्यादा सेना बची नहीं होगी, जीत गए भले ही, लेकिन उस कम सेना के सहारे वो वहां पे बैठ नहीं सकते थे, वो थोड़ा अलग से पड़ता था उनका साम्राज्य से, तो ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए वो वापस वहां से छोड़ के उस जगह को चले गए। ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हुए धर्मपाल आया। धर्मपाल फिर अपने सैनिकों को साथ लेकर कन्नौज की ओर आगे बढ़ गया। उसके सैनिकों ने इंद्रयुद्ध को पराजित करके कन्नौज पर कब्जा कर लिया। अब इंद्रयुद्ध होगा कोई बंदा, आई डोंट नो, तो उसने जो भी है एक लड़ाई लड़ी। अब देखो ये जो है ना, हम चैप्टर पढ़ते हैं, ऐसे मत पढ़ना कि भाई इसने ये करा वो करा, मेन है कहानी, किसने क्या नहीं किया वो बाद की मैटर है, कि किस साल हुआ क्या हुआ, मेन है कि मजा आना चाहिए कहानी में कि किसकी कुटाई हुई फाइनली, है ना। तो वो पढ़ लेंगे, वो कहानी याद हो जाएगी। आप अपने आप से 1-2 नाम होते, ज़्यादा नाम नहीं होते चैप्टर के अंदर, मेन नाम लिमिटेड से होते हैं। तो अभी जो है इन्होंने किसी को हरा दिया और कन्नौज पर इनका कब्जा हो गया। किसका हो गया कब्जा? धर्मपाल का, पहले राजा का, जो चाह रहा था कब्जा करना। धर्मपाल ने अब अपने आधिपत्य में कन्नौज पर चक्र युद्ध को बिठा दिया। एक कोई या तो बंदा होगा, आई डोंट नो, चक्र युद्ध लग तो ऐसा ही रहा है भाई, युद्ध भी हो सकता है, भरोसा नहीं है कुछ भी इनका, जो भी है किसी को बिठा दिया इन्होंने। अब वत्सराज की मृत्यु के बाद, वत्सराज
वत्सराज समझते हो ना, वही बंदा यार जो किनका राजा था, आई डोंट नो, बीच वाले का राजा था कोई इनका, यार ये कौन थे, भूल जाते हैं, इतने सारे नाम है ना। देखो ये रहा वत्सराज प्रतिहार वालों का, तो प्रतिहार वालों का राजा भाई यहाँ से आराम से तो बैठने नहीं वाला, तो इसकी मृत्यु हो गई भाई पता नहीं कैसे। और उसके बाद नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार राजघराने का नया राजा बन गया। नया राजा, नया नया जोश आ जाओ। उसने चक्रयुद्ध को पराजित कर दिया और उसे कन्नौज पर कब्जा कर लिया। देखो दुश्मनी कैसे किस शहर के लिए हो रही है। अब ऐसे नहीं था कि ये कोई ऐसे आके बैठा और आराम से बैठ के राजपाट चला रहा है मजे में, नहीं, हमले होते रहेंगे इस पे। इसकी कारण से धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय के साथ युद्ध करना पड़ गया। अब भाई युद्ध तो करना पड़ेगा, अब ऐसे बेइज्जती का काम हो गया। मुंगेर जो बिहार में पड़ता है में हुए इस युद्ध में धर्मपाल की पराजय हो गई। धर्मपाल वापिस से पीट दिया उन लोगों ने, पहले भी पीटा था लेकिन पहले जो है भाई वत्सराज ने पीटा था, अभी जो है उसका बेटा आया, बेटा ही आया होगा आई थिंक सो, नागभट्ट द्वितीय, तो अब की बार उसने उसको पीट दिया भाई, मतलब पोपट पे पोपट कटे जा रहा था। अब धर्मपाल के आह्वान पर राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय आया। राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय, तो धर्मपाल ने बुला लिया उसको, भाई ऐसे ऐसे हो गया, कांड हो गया, बचा ले मेरे को। जो ध्रुव का उत्तराधिकारी था, मतलब कि ध्रुव जब मर गया होगा ना उस टाइम पे, उसके बाद कोई राजा तो बनेगा। अब दुश्मनी थी भले ही, कोई बात नहीं भाई, लेकिन पहले इसको तो कौन सा बंदा था ये, नागभट्ट द्वितीय, इसको हराना था कन्नौज की ओर वो आगे बढ़ चले। उन्होंने नागभट्ट को एक युद्ध में पराजित कर कन्नौज पर कब्जा कर लिया। अब उसको हरा दिया बेचारे, ये दो वो एक, पिट गया। लेकिन शीघ्र ही नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर फिर से कब्जा कर लिया, फिर से आया, पीटा और वापिस कब्जा करके बैठ गया, भाई ये जमीन मेरी है, तुम कैसे लेने आ गए। अब ऐसे ही बढ़ते हुए कहानी, नागभट्ट द्वितीय के दुर्बल उत्तराधिकारी, मतलब कि नागभट्ट द्वितीय तो याद ही होगा, उसके बाद जो आया उत्तराधिकारी वो तो मृत्यु हो गई होगी कैसे न कैसे करके। राजा ज़्यादा साल टिकते नहीं थे, मैंने जो जनरली देखा ना वो ऐसा ही है कि 20 से 30 साल, अगर कोई अच्छा सा राजा है ना तो वो 20-30 साल टिकता था, उसके बाद उसको मार दिया जाता था। तो ये सीन था, इसी वजह से जल्दी जल्दी राजा बदलते रहते थे, बच्चे आते रहते थे जाते रहते थे, वो सीन था यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका एक उत्तराधिकारी आया लेकिन उसके बस का कुछ था नहीं। उत्तराधिकारी का नाम था रामभद्र। इसके समय में पाल वंश के शासक थे देवपाल, उसने कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया। अब रामभद्र बेचारा करे क्या। रामभद्र के बाद आया मिहिर भोज, ये नया राजा आया और यह प्रतिहार वंश का नया राजा बन गया। वह प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। उसने देवपाल से कन्नौज को जीत लिया और अपनी उसको राजधानी बना लिया। भाई हम यहीं पे सेना लेके बैठेंगे, आ जाओ जिसको आना है ना। इसने टेक्निक खेल दी। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग ऐसा टेम्परेरी वहां पे मतलब ऐसे कब्जा करा और बैठ गए थोड़ी सी सेना लेके, तो कुछ बात बन नहीं रही थी। इन्होंने इसको राजधानी बना दिया देवपाल ने, और उसके बाद में वहीं पे पसर गया जाके। अब बोलो किसको आना है। उसके बाद कन्नौज अधिकतर प्रतिहार शासकों की राजधानी रहा। अब क्यों रहा समझ गए ना, क्योंकि सारी सेना ही वहीं पे, लड़ाई करेगा कैसे भाई, किसी में जिगरा होना चाहिए फिर तो। किंतु उस पर पाल व राष्ट्रकूट शासकों का प्रभाव भी बना रहा। राष्ट्रकूट शासक वो लड़ाई करते रहते, बार बार हमला करते रहते, तो वो भी चलता रहा, ऐसी जिंदगी कटती रही। अब यहाँ पे नीचे हमको कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं, आसान भाषा में हम समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। जैसे राष्ट्रकूट की बात करें, पहले था ध्रुव 780 से 93, देखो 13 साल राज करा, उसके बाद टपक लिया। गोविंद तृतीय 793 से 814, भाई कितने साल, मुश्किल से 21 साल राज करा और टपक लिया। तो ऐसा ही था भाई सब राजाओं का। अब ये ध्रुव मरा, उसके बाद गोविंद तृतीय आया, फिर अमोघ वर्ष आया, फिर कृष्ण आया, ऐसे ही चलते गए इनके। अब गुज्जर प्रतिहार में वत्सराज, फिर नागभट्ट, फिर रामचंद्र, फिर मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल। अब यहाँ पे पाल वंश में धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल, ऐसे जो है इनके वंशज आगे बढ़ते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये लड़ाई चलती रही। पाल वंश, अब ये तो आपको समझ आ गया ना, इस छोटे से प्यारे से शहर को पता नहीं। अब आप ये आपको अजीब लगेगा वैसे, आप सोचोगे कि भाई जो उस शहर में लोग रह रहे होंगे वो मतलब क्या ही करते होंगे भाई, उनका मन क्या कर रहा होगा कि यार एक बार उसका राजा। अब सबके अपने अपने कानून, कोई अपनी बकवास कर रहा है, कोई अपने कानूनों की बकवास कर रहा है, मतलब उन लोगों का जीना हराम हो रखा होगा बेसिकली। वहाँ पे कभी भी कोई भी हमला कर रहा है, मार कुटाई हो रही है, धन लूट लेंगे या कुछ भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी तकलीफ हो रही होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। अब जानते हैं पाल वंश के बारे में। तीनों वंशों का हमें कहानी पता चल गई, कन्नौज को लेके ऐसा इन्होंने बवाल क्यों मचाया था। अब हम जानते हैं पाल वंश की पूरी अच्छे से कहानी। अच्छे से तो नहीं बताएंगे, फिर भी थोड़ी सी बताएंगे, हमको आधी तो यहीं पे निपटा दी भाई इन्होंने कहानी। चलो, 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक भारत में 3 शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इन साम्राज्यों के नाम थे
पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इनमें से पाल साम्राज्य 9वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्वी और उत्तरी भारत में, प्रतिहार साम्राज्य 10वीं शताब्दी के मध्य तक पश्चिमी और ऊपरी गंगा घाटी में, और राष्ट्रकूट दक्षिण में 10वीं शताब्दी के अंत तक प्रभावशाली राजा बने रहे। उसके बाद इनके ऊपर हमले होते रहे ऐसे आपस में, और दूसरे राजाओं के भी। ऐसे नहीं थे कि 3 ही थे भाई, उस टाइम पे और भी राजा थे ना अगल बगल में, तो उनके साथ भी लड़ाई होती थी इनकी। 8वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में जिन प्रसिद्ध राजवंशों की स्थापना हुई उनमें से पाल वंश भी एक था। इस वंश में के शासकों ने बंगाल पर 400 साल तक राज करा था भाई। ये देखो 400 साल तक इन्होंने राजपाट संभाला वहाँ पे। इस वंश के प्रमुख शासक और उनका योगदान हम इस प्रकार से बता सकते हैं। गोपाल इस वंश का पहला राजा था। कौन था? गोपाल। वह 647 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के पश्चात फैली अराजकता को खत्म करके 750 में राजा बना। वैसे आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा भाई, मतलब ये 647 और 750 कितने सालों का फर्क आ गया? 100 साल के आसपास का। और भाई ये इसकी अराजकता को खत्म करके 100 साल बाद राजा कैसे बन सकता है? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको। तो एक्चुअली में हुआ क्या होगा, आई थिंक जो मेरे को लग रहा है कि इनकी जैसे एक राजा की मृत्यु होती है तो अराजकता फैलती है, यानी कि कोई जमीन हथियाने के चक्कर में इधर उधर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो उसी के चलते जो है ज़्यादा कुछ संभल नहीं पाया होगा इनका साम्राज्य, और ऐसे ही दफन हो गया होगा। फिर एकदम से बूम करते हुए बाहर निकला, और इसमें जो है 700 लगभग टाइम लगता है एकदम से उठने में, तो उस वजह से जो है टाइम लग गया होगा इनको। उसने न केवल समस्त बंगाल को इकट्ठा किया बल्कि वहां फैली अव्यवस्था को दूर कर शांति की स्थापना की। परिणाम स्वरूप उसके समय में बंगाल एक संगठित और खुशहाल राज्य बन बैठा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता उसका। इस वंश के अन्य भी शासक थे जैसे धर्मपाल, देवपाल। धर्मपाल का तो हम पढ़ के आए थे ना, फिर बाद में कन्नौज के लिए जो है वो लालची हो गया था। ये जो है पहला राजा याद रखना, पहला राजा था गोपाल, फिर धर्मपाल आया, फिर देवपाल, नारायण पाल, ऐसे आते रहे। नारायण पाल के समस्त उत्तराधिकारी फिर बाद में नकली निकले, कमजोर निकले, उनके बस का कुछ था नहीं। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, पाल वंश का तीव्रता से पतन होने लगा। यानी कि राजाओं को कोई भी आ रहा है चमाट मार के निकल लिया, भाई ऐसे ये जमीन मेरी, हाँ ले जा भाई, तू ले जा, मुझे मत मारना, बस तू भी ले जा, तू भी ले जा, ऐसे कर करके बट गई जमीन भाई। ऐसे ज़्यादा बोल रहा है तो उसको पीट रहे हैं। अंततः फाइनली जो है 1197 ईस्वी में मोहम्मद गोरी आया अपने सेनापति को लेके, और पाल वंश को गायब भी कर डाला उसने, मतलब पूरा ही कब्जा कर लिया उसने, और पाल वंश लुप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक चला पाल वंश, कैसे न कैसे घिसट पिसट के जो भी चला, बट वहाँ तक चला वो। उसके बाद में अब देखते हैं पाल वंश का योगदान। योगदान का मतलब है कि उन्होंने हमारे इस देश को, धरती को क्या दिया था। पाल शासक अपने शासनकाल में समस्त बंगाल को इकट्ठा करके शांति और खुशहाली लाने में सफल रहे, जो कि आपने पता लगा लिया था ऑलरेडी ये चीज़। अब पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया, और बंगाल और बिहार में अनेक विहार, मठ और मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। दुर्भाग्य से बहुत सारे भवन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिए, और हमें नहीं पता लगा कि क्या हो गया था भाई। मतलब बनाया बहुत सारा था, आधा से ज़्यादा इन्होंने बर्बाद कर दिया मुसलमानों ने। आक्रमण करते रहते थे यार बार बार। भवनों के अतिरिक्त पाल शासकों ने अपने राज्य में बहुत सारे तालाब और झीलों का निर्माण भी करवाया था। उनके समय में मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। इस काल में जो मूर्तियां बनाई गई उनमें से महात्मा बुद्ध की बनी मूर्तियां विशेष रूप से बहुत प्यारी हैं। ये मूर्तियां काले पत्थर और कांसे की बनाई हुई हैं। पाल शासक शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने सोमपुरी, विक्रमशिला और उदंतपुरी में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की थी। वैसे आई थिंक 5वें चैप्टर में आएगा ये शिक्षण संस्थाएं वगैरह, ये क्या थी, क्या सीन था, कहाँ थी। बट फिलहाल के लिए देख लो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ स्कूल हुआ करता था भाई, कैसा स्कूल था ये पहले के ज़माने में, आजकल स्कूल कैसे होते हैं ना। इनके अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देकर इनके सम्मान में और भी वृद्धि इन्होंने करी थी। अब नालंदा विश्वविद्यालय सबको पता होगा, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था उस टाइम में। इन विश्वविद्यालयों में न केवल देश के भिन्न भिन्न क्षेत्र बल्कि विदेशों से चीन, बर्मा जिसको आज म्यांमार कहते हैं, थाईलैंड, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यानी कि बाहर के बच्चे भी आते थे भारत में इन स्कूलों में पढ़ने के लिए। इसी कारण से जो है जहाँ शिक्षा के प्रसार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, वहाँ भारतीय संस्कृति को विदेशों में फैलाने का भी मौका मिल गया। क्योंकि भारत से जो बच्चे पढ़ के अपने घर जा रहे हैं तो वो बताएंगे ना वहाँ पे ऐसा ऐसा ये माहौल है। तो इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य का भी विकास होता चला गया। अब यहाँ पे बता रहे हैं
संध्याकरनंदी, चक्रपाणि, माधव तथा जीमूतवाहन इस काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। भाई क्या खतरनाक नाम थे बंदों के। अब यहाँ पे बताते हैं कि संध्याकरनंदी ने जो है रामचरित, ये याद रखना है ये किसने लिखी थी, रामचरित नामक एक किताब है, बहुत प्रसिद्ध है। तो ये किताब लिखी थी संध्याकरनंदी ने, ठीक है। चक्राणी ने जो है चक्रदूत, माधव ने रोग निदान और जीमूतवाहन ने जो है कला विवेक और व्यवहार मात्रक नामक कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से मैंने तो भाई इसी का नाम सुन रखा है, ठीक है ना। इसका भी कहीं कहीं सुना है, बस ये दो नाम तो खास तौर पे ध्यान रखना, खास ये है, ठीक है। रामचरित का लेखक का पता होना चाहिए, रामचरित को किसने लिखा है, संध्याकरनंदी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऐसे भी बता रखा था कि आप ऐसे याद कर लो भाई, संध्याकरनंदी द्वारा रचित राम रचित, तो ये ऐसे नाम भी लिख के बता रखे हैं आपको। चलो, पालों के राज्य में राजस्व इकट्ठा करने के लिए ग्रामपतियों और 10 ग्रामीणों के अधीन क्रमशः 1-1 और 10-10 गांव के एकांश हुआ करते थे। यानी कि जैसे क्या होता था, कर इकट्ठा, राजस्व होता है, राजा के लिए जो कर इकट्ठा होता था उसको राजस्व कहते थे। तो ये जो कर था ये 10-10 गांव पे हेड बना रखा था लोगों का, और उसको वो जो है इकट्ठा करता था। 10वीं जो है प्रणाली में राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी अधीनस्थ क्षेत्र का प्रशासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में करता था। पालों के अधीन राज कर्मचारियों की बहुलता थी, जो सामंती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दिखाई देती है। पाल शासन के अधीन सामंत समय समय पर आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करते थे। इस प्रकार राजनैतिक एकता के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी पालों के 400 वर्षों के शासनकाल में बंगाल और उत्तर भारत ने विशेष उपलब्धियां प्राप्त की थी। सो ये इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं खासा, मतलब बेसिकली ये बता रखा है कि सामंतवादी जो प्रथा थी ना वो चल रही थी यहाँ पे, यानी कि राजा जो है सीधा सीधा राज नहीं करता था, वहाँ पे सामंत बैठा रखे थे, और वो सामंत, राजा खुद अपनी सेना तो रखता ही था, लेकिन अगर लड़ाई हो जाती तो ये सामंत उसको सेना भी देते और समय से वो सारे इलाके का कर इकट्ठा करके देते, कुछ अपनी जेब में डाल देते हैं ना, वही चलता था यहाँ पे। चलो, गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ते हैं। एक वंश का हमको ऑलरेडी सारा समझ आ चुका है कि भाई क्या क्या हुआ, बट अभी 2 वंश और बचे हैं, थोड़ा सा बड़ी वीडियो तो होगी भाई, अब क्या करें। तो दूसरा जो वंश आ चुका है वो है गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार वंश की गणना राजपूतों के प्रसिद्ध वंशों में से की जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे लोग ब्राह्मण थे जो बाद में क्षत्रिय बन गए। जो भी हो, गुर्जर प्रतिहार शासक शक्तिशाली शासक थे और वे राजस्थान के गुर्जर कबीले से संबंध रखते थे, जिस कारण इनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। चंद्रबरदाई के अनुसार जो है इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, कि अग्निकुंड में से जो है ये बाहर निकल के आए थे मैजिकल तौर पे, पता नहीं भाई वो तो क्या ही हुआ होगा। ये जो है आप इससे आइडिया लगाओ, देखो ये मैप बहुत प्यारे होते हैं और ये इनको ध्यान दिया करो, ठीक है। देखो ये तो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय, यहीं पे थे। अब एक चीज ध्यान दोगे, पाल वंश तो था ये, है ना, ये था पाल वंश, ये था राष्ट्रकूट, ये था गुर्जर प्रतिहार, कितना बड़ा दिख रहा है। लेकिन कमाल की बात आपको देखोगे भाई, ये देखो, ये वाला देखो, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, दिखना चाहिए आपको, कन्नौज यहाँ पे था। और इस कन्नौज के चक्कर में देखो, कन्नौज कहाँ है, राष्ट्रकूट कहाँ है, पाल कहाँ है, और सबको ये चाहिए भाई, बीच बेचारे पता नहीं क्या ही मूड बना के बैठे थे, सब इसी के ऊपर हमला कर रहे थे। तो ये सीन था। अभी इन्होंने इसको गुर्जर प्रतिहार में क्यों दिखाया है ये आप सोचोगे, तो इसका जो मेन कारण था वो क्योंकि इन्होंने इसको राजधानी बना दिया और ये यहीं पे आके बैठ गए, भाई अब छीन के दिखाओ हमसे, कौन छीनने आ रहा है। तो ये सीन था। सो यहाँ पे ये था। अब दक्षिण भारत में देखो, अगर ध्यान दोगे ना, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में है और चालुक्य है, ध्यान दो, चालुक्य यहाँ पे है, पल्लव चोल यहीं पे सारे के सारे। तो उन्हीं लोगों ने जो है इनसे जमीन छीन छीन के जो है ये पूर्वी वेंगी के चालुक्य, हमने पिछले पाठ में पढ़े था ना वेंगी के, तो ये वेंगी यहाँ पे थी, तो वेंगी के चालुक्य थे, पूर्वी चालुक्य कहते थे। तो ये सारे के सारे यहीं कहीं घूम रहे थे और इस राष्ट्रकूट को पीट रहे होंगे शायद से, इतना बड़ा साम्राज्य जो लेके बैठा था। ये देखो चेर पांडे सारे के सारे यहीं पे थे यार। तो इन्होंने जो है यहाँ पे इधर वाले शासक को अलग दिक्कत थी, उधर वालों को अलग, सबके ऐसा ही खुटर पुटर चली पड़ी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको एक फैक्ट भी दे रखा है, क्या आप जानते हैं गुर्जर प्रतिहारों की कई शाखाएं थी, उनमें से उज्जैन शाखा के शासक प्रमुख थे। उन्होंने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि वही 3 राजाओं की, 3 वंशजों की लड़ाइयाँ, उसमें भाग लिया था। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरबों की सेना को हरा दिया था। ये तो हम मानते हैं बस, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की 3 शाखाएं कौन सी है। पहली शाखा है भृगु कच्छ, जिसको भड़ोच का भी कहा जाता है। द्वितीय शाखा है मंडोर की, राजस्थान के अंदर, और तीसरी शाखा है उज्जैन की। चलो जानते हैं क्या मामला है, मेरे को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, है ना, क्योंकि भाई
एक बात मेरे को थोड़ी सी अच्छी भी लगी इनकी बुक्स वालों की, जो नई किताबें आपकी आई है ना, आपको तो अजीब मतलब सारी नई लगती हैं भाई, अब आप तो पढ़ रहे हो, बट मैंने तो पहले एनसीईआरटी और बाकी जो इससे पहले जो किताबें चलती थी ना उनको पढ़ाया हुआ है। सो इतना मेरे को पता लगा कि भाई उस टाइम पे इतनी डिटेलिंग, या फिर कह सकते हो कि इतना जो है भारत के बारे में, भारतीय राजाओं के बारे में नहीं बता रखा था। तो कुछ टॉपिक्स मेरे को भी नए नए जानने को मिलते हैं, जैसे कि अभी हम जान रहे हैं, इनके बारे में इतना खास डिस्कशन था नहीं एनसीईआरटी के अंदर, तो अलग बात थी यार, कोई बात नहीं। अब जो भी है बढ़िया कर दिया इन्होंने, मस्त किताब निकाल दिया आप लोगों के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शासक और उनका योगदान, उन्होंने कौन कौन से योगदान भारत को दिए हैं, मतलब अपने क्षेत्र को ही दिए होंगे, भारत को तो क्या। नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की और साम्राज्य का अपना विस्तार करा था। तो किसने करी थी इस वंश की स्थापना? नागभट्ट प्रथम ने। पूछ सकते हैं आपसे किसने स्थापना करी थी। वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज प्रथम इस वंश के कुछ महान शासक हुए हैं, जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके समस्त उत्तरी भारत पर प्रतिहारों का साम्राज्य का विस्तार किया। मिहिर भोज के बाद महिपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, सारे पाल आ गए यहीं पे, त्रिलोचन पाल आदि शासकों ने शासन किया। और ये सारे शासक हरामी निकले, अयोग्य निकले, इनके बस का कुछ नहीं था। और फिर बाद में कल्याण करवा दिया इन्होंने इस पूरी सल्तनत का। 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनी ने कन्नौज पर हमला किया, तो देखो ये महमूद गजनी भाई कहीं और से आया था, भारत का नहीं था ये, और वो भी कन्नौज पे हमला कर रहा है। तो राज्यपाल बिना मुकाबला किए भाग गया। इतने इतने डरपोक थे भाई, ये राजा थे, अपनी सल्तनत को छोड़ के भाग गया। इसीलिए महमूद गजनी ने कन्नौज में भारी लूटमार मचाई। राजपूत इस अपमान को सहन नहीं कर पाए, उन्होंने राज्यपाल को गिरफ्तार करके उसको मार दिया और उसके बेटे त्रिलोचन पाल को राजगद्दी पर बैठा दिया कि तेरी वजह से कन्नौज बर्बाद हो गया। अब कन्नौज राजधानी थी भाई, ये तो देखो तुम, राजधानी में मतलब राजा छोड़ के भाग गया राजधानी को। ये अभी रिसेंटली भी कुछ हुआ था, आई थिंक पता नहीं कौन से देश पे हुआ था हमला, तो उसमें जो है वहाँ का जो है प्रधानमंत्री और नेता वेते सब भाग गए भाई। ऐसे जनता जो है बगदाद वहाँ पे मजे ले रही थी। सो न्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी उसके बारे में चर्चा हुई थी कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, हथियार और सारी चीज़ें होते हुए भी वो लोग भाग गए जान बचा के अपनी। त्रिलोचन पाल ने जो है 1027 में तक शासन किया और वह भी गुर्जर प्रतिहार वंश के गौरव को स्थापित करने में असफल रहा। उसके बस का भी कुछ ज़्यादा था नहीं। उसकी मृत्यु के साथ ही ये वंश भी गायब हो गया और फिर बाय बाय हो गया उनका भी। सामान्यतः प्रतिहार राज्य का प्रशासन सामंत लोग चलाते थे। सामंत होता है जो ऐसे क्षेत्रों पे उनकी ज़मीनें, मतलब कह सकते हो कि जैसे राजा होता है ना, ये मिनी राजा होते थे सामंत। तो ये राजपाट करते, कर वसूली और ये सारे काम इन्हीं के अंडर में आते, ज़मीन भी इन्हीं के अंडर में होती थी। सो ये लोग जो है यहाँ पे शासन लोग इनको चलाते थे प्रशासन को। सामंत उपाधियां धारण किया करते थे। वे समय समय पर शासक को आर्थिक और सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। सामंत लोग बड़ी शानो शौकत से रहते थे। राज्य में वन और खाली भूमि सामंतों की मानी जाती थी। प्रतिहारों के राज्य में चरागाह, परती जमीन व अन्य भूमि जमीन के उपयोग के अधिकार सारे छोटे सामंतों को दे दिए जाते थे। उस समय खेती दास्तव की प्रथा भी प्रचलित थी कि खेती में जो है ना गुलामों से खेती करवाना, तो वो वाला सीन भी उस समय हुआ करता था। क्या आप जानते हैं मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? कौन था? मिहिर भोज प्रतिहार, मतलब मिहिर भोज नाम उसका, प्रतिहार वंश का शासक था, वो सबसे शक्तिशाली कहते हैं उसको। अब दौलतपुर अभिलेख के अनुसार उसको जो है प्रभास, और ग्वालियर अभिलेख में उसको आदि वराह कहा गया है। उसने विदेशी आक्रमणकारियों हूणों को हरा दिया था। विदेश से आए थे ये पीटने के लिए, भारत में हमला करने, और इसको भी इसने हरा दिया था। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान। गुर्जर प्रतिहार शासन कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। मिहिर भोज वंश का सबसे उत्कृष्ट शासक था। इस अवधि के उल्लेखनीय मूर्तियों में विष्णु का विश्वरूप, स्वरूप और कन्नौज के शिव और पार्वती का विवाह शामिल है। ओसिया, आभानेरी और कोटा, राजस्थान में कोटा का तो सबको पता होगा, आईटी की तैयारी करने आते हैं, आईआईटी की, तो वहाँ पे जाते हैं ज़्यादातर, नीट और आईआईटी जेई जिसको क्लियर करना होता है। बेसिकली वो यहाँ से कहीं से भी, हरियाणा से हो या कहीं आसपास से, वो वहीं पे पहुँच जाता है क्योंकि वो एक बड़ा सेंटर माना जाता है। तो वही कोटा है ये। तो इसमें जो है खड़े मंदिरों की दीवारों पर सुंदर नक्काशियाँ देखी जा सकती हैं। ग्वालियर संग्रहालय में प्रदर्शित सुरसुंदरी नाम की महिला आकर्षित गुर्जर प्रतिहार कला की सबसे आकर्षक मूर्तियों में से एक मानी जाती है। आमतौर पर प्रारंभिक प्रतिहारों को श्रेय दिए गए वास्तुशिल्प कार्यों के सबसे महत्वपूर्ण समूह ओसियन, जो कि राजस्थान में है,
पूर्व में चित्तौड़ के महान किले से आधुनिक गुजरात की दक्षिण सीमा तक प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी के अंत तक सभी कलाओं को अवशोषित कर लिया था। बहुत सारी कलाएं उनको हमें उनकी देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा प्रतिहार वंश। अब लास्ट वंश आ चुका है राष्ट्रकूट वंश। देखो डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा ना, बहुत आसान सी है, बस कहानी सी है और उसके बाद जल्दी खत्म भी हो जा रही है। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण के प्रसिद्ध राजवंशों में से एक था, जो कि हमने मैप में देख भी लिया भाई, सारे इसी के अंडर में आ रहे थे। इस राजवंश ने 742 से 973 तक शासन किया और उसके बाद गायब। फ्लीट का कथन है, फ्लीट कोई बंदा होगा, उसने कहा था राष्ट्रकूट उत्तरी भारत के राठौड़ वंश में से एक थे। सीवी वैद्य के अनुसार कहते हैं राष्ट्रकूट मराठा वंश में थे। मतलब अभी हमको नहीं पता ना कौन थे, ये क्या थे, कहाँ से आए, किसी को नहीं पता। कोई कहता है राठौड़ थे, कोई कहते हैं मराठे थे ये लोग। डॉक्टर भंडारकर का विचार है कि राष्ट्रकूटों के पूर्वज किसी राष्ट्र यानी कि राज्य के गवर्नर रहे होंगे और उन्होंने फिर गवर्नर से भाई राजा कैसे बन गए, तो पता नहीं क्या ही लॉजिक था, किसी को नहीं पता इसका, जिस कारण उनके राजवंश का नाम राष्ट्रकूट पड़ गया। इनकी कई शाखाओं की जानकारी हमको मिलती है, शाखाएं वाखाएं सब चल रही है, लेकिन नहीं पता भाई कहाँ से क्या कैसे इन्होंने राज्य विस्तार अपना किया था, वो किसी को नहीं पता चला। राष्ट्रकूट वंश की प्रमुख शाखाएं ये है मान्यूर शाखा, अलीचपुर शाखा और मान्यखेत शाखा। तो ये 3 शाखाएं हमें राष्ट्रकूट वंश की देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे भी एक प्यारा सा फैक्ट, क्या आप जानते हैं राष्ट्रकूटों की मान्यखेत शाखा मालाखेड़ा गुलबर्गा कर्नाटक ने इतिहास में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की थी। चलो पढ़ते हैं हम आगे इनको। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ये जो है ना, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैप्टर से क्या क्या आ सकता है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। बाकी तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, उनको देख लेना उस वाली वीडियो को, ज़्यादा आइडिया आपको अच्छे से लग जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट फिलहाल जो है ना, इनके जो पहले वंशज थे इनका नाम जरूर याद रखना। पहले सारों के 3 नाम आ जाएंगे, तो वो 3 नाम याद रख लेना, क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं। तो उसने जो है 742 में इस वंश की स्थापना की थी। उसने कांची, कौशल, मालवा आदि राज्यों पर विजय प्राप्त करके राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। 752 से 53 में उसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा के सारे महाराष्ट्र को अपने कब्जे में ले लिया। और इस महत्वपूर्ण जीत के बाद दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज, ये बहुत बड़ी उपाधि थी उस टाइम पे, उसको भी धारण किया था इसने। तो भाई खतरनाक ही बंदा था ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्ण प्रथम और गोविंद द्वितीय। 756 में दंती दुर्ग की मृत्यु हो गई। मतलब देखो कितनी जल्दी मर गया यार। उसके बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राज सिंहासन पर बैठा। उसने दंती दुर्ग द्वारा आरंभ किए गए कार्य को पूरा किया, यानी कि वही कार्य है जिसमें हमको बाकी राजाओं पे हमला करके कब्जा करना था। उसने चालुक्य शक्ति का पूर्ण रूप से दमन कर दिया, चालुक्यों को गायब कर दिया उसने बेसिकली। उसने गंग शासक को पराजित करके उनके प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। कृष्ण प्रथम न केवल एक विजेता था बल्कि एक महान भवन निर्माता भी था। उसने बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया होगा। उसके द्वारा बनाई गई एलोरा में शिव की स्मृति में बनाया गया कैलाश मंदिर अपनी उत्तम कला का प्रत्यक्ष उदाहरण हमें दिखाता है। 773 ईस्वी में कृष्ण प्रथम की मृत्यु के बाद उसका बेटा गोविंद द्वितीय राज सिंहासन पर बैठा। वह निकला एक अयोग्य शासक, इसलिए उसके छोटे भाई ध्रुव ने जो है उसे सिंहासन से उतार कर फेंक दिया और खुद को राजा घोषित कर लिया। बोला तेरे बस का कुछ नहीं है, तू तो फालतू पढ़ने में बैठा है। और ये वही ध्रुव है जिसने शुरुआत करी थी उस त्रिपक्षीय संघर्ष की। याद आ रहा है ना, शुरुआत में हुए थे 3 कांड, तो ये ध्रुव आ गया था ना बीच में, तो ये ध्रुव यहाँ पे आया था। देखो इससे पहले कितने राजा थे। तो धीरे धीरे ताकतें बढ़ती जाती हैं इनकी और उसके बाद ये ऐसा सीन हो जाता है। ध्रुव के राज सिंहासन पर बैठने के साथ ही राष्ट्रकूटों के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हो गई। लड़ाइयों का युग आ गया होगा। उसने पहले दक्षिण के गंग, पल्लव, वेंगी, मालव राज्यों को पराजित करके उनके अनेक प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद उसने उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया कि भाई उत्तर भारत क्या मस्त जिंदगी काट रहा है भाई, ऐसे कैसे काट लेगा वो। उसने प्रतिहार शासक वत्सराज, पाल शासक धर्मपाल को हराकर उसके कई प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। ध्रुव निसंदेह भारत के योग्य शासकों में से एक था। उसके शासनकाल में राष्ट्रकूटों ने सम्मान और गौरव को प्राप्त किया था। मतलब बहुत ही खतरनाक उसका जो है विस्तार हुआ था। राष्ट्रकूटों के अनेक शासक, अन्य महान शासक थे। गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण तृतीय और इंद्र तृतीय, ऐसे कुछ नाम और हमें देखने को मिलते हैं। इंद्र तृतीय
जिसने 915 से 927 तक शासन किया। महान योद्धा था वो भी एक। उसने परमार और चालुक्य शासकों को हरा दिया। मतलब ऐसे ही बार बार वो भी लड़ाई करेंगे ना भाई, उनका घर तुमने छीन लिया है तो वो भी लड़ाई करते, वो जीत लेते फिर ये जीत रहे हैं, ऐसा चलता रहता था। उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण सफलता प्रतिहार शासक महिपाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार करना था, जो राजधानी होती थी। और इसके चलते उनके सम्मान में बहुत वृद्धि हुई कि भाई तेरे बस तुम्हारे लेवल का कोई बंदा नहीं है। सो अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया था इन्होंने राष्ट्रकूट को। कुछ और भी राष्ट्रकूट शासक थे, जैसे कि इंद्र तृतीय के बाद राष्ट्रकूट राज्य का पतन शुरू हो गया। उसके बाद अमोघवर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघवर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय, कर्क द्वितीय ने शासन किया। इन शासकों में केवल कृष्ण तृतीय एक योग्य शासक सिद्ध हुआ, लेकिन उसकी सफलताएं एक बुझते हुए दिए की लो मात्र थी कि वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। कर्क द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। उसे 973 में चालुक्य शासक तैल द्वितीय ने हराकर, देखो ये तैल द्वितीय ने हराया था ना, वो जो है एक वंश की अपनी फिर स्थापना करी थी, यहाँ से शुरुआत हुई थी तैल द्वितीय की। सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ना तो याद आएगा आपको वो चीज़ क्या थी, तैल द्वितीय का वहाँ पे जिक्र मिलता है अच्छे से। तो बताते हैं उसने राष्ट्रकूटों को हरा दिया, और यहीं पे वो टाइम आ चुका था जब राष्ट्रकूट वंश खत्म हो गया और इसके पूरे राज्य पे इनका कब्जा हो चुका था। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों ने एक विस्तृत एवं गौरवमयी साम्राज्य की स्थापना की। अपनी वीरता द्वारा समूचे दक्षिण भारत को अपने प्रभाव के अधीन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तरी भारत के विख्यात केंद्र कन्नौज को कुछ वर्षों तक ही कह सकते हो अपने अधीन रखा, क्योंकि भाई सबको चाहिए था वो एक छोटी सी जगह पे, ऐसे सबको चाहिए होगा तो लड़ाई मचेगी और कोई ना कोई कब्जाता रहेगा। दक्षिण के इतिहास में 742 से 973 तक राष्ट्रकूटों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी सफलता को देखते हुए उनके समय को दक्षिण भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से याद करते हैं कि वो एक ऐसा समय था जब वो वहाँ पे जनता ज़्यादा ही खुश थी। कुछ दक्षिण में राष्ट्रकूटों ने चोल, पल्लव, चालुक्य शासकों को कड़ी पराजय दी थी, कोई उनके आगे टिक नहीं पा रहा था। राष्ट्रकूट शासकों की शासन व्यवस्था, अभी इतना खतरनाक राजा, इतना खतरनाक वंश, तो इसकी व्यवस्था कैसी थी, कैसे ये लोग काम करते थे पूरा वो भी जान लेते हैं। राष्ट्रकूट शासकों की शासन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। उत्तराधिकारी से संबंधित झगड़ों को दूर करने के लिए शासक प्रायः अपने बड़े बेटे को युवराज घोषित करता था। जो बड़ा बेटा होगा ना उसको राजा बनाते थे। तो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए यार, बाद में पता लग रहा है कि 4-5 बेटे हो गए फिर पता लग रहा है राजा कौन बनेगा, तो हमेशा बड़ा बेटा ही राजा बनता था। ये इन्होंने सीन मतलब बना रखा था, फिक्स कर रखा था ताकि लड़ाई ना करे। प्रशासन व्यवस्था की कार्य कुशलता के लिए साम्राज्य को प्रांतों, विषयों, भुक्तियों में विभाजित किया गया था, जिससे बहुत ही योग्य और ईमानदार कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। जहाँ पे नगर और उनके आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व जो है कोष्टपाल और या फिर जो है कोतवाल का होता था। ये एक पद होता था आई थिंक, तो उसको जो है कोतवाल कहते थे। फिर अलग सीन हो गए इनके। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। जैसे आजकल क्या होता है, गांव के आगे घर होते हैं ना, घरों में राज नहीं कर सकता कोई, गांव पे राज होता है। जैसे गांव पे प्रधान हो जाएगा या वो सीन सरपंच बनते हैं, तो वो सीन था। तो वैसे जो है इनकी सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। गांव का मुखिया, जिसे ग्राम महत्तर कहते थे, उसके सहयोग के लिए देश ग्राम कूट राजस्व अधिकारी नामक अधिकारी नियुक्त भी किए जाते थे। केंद्रीय सरकार गांव की शासन व्यवस्था में बहुत कम हस्तक्षेप करती। गांव जैसे चल रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, जी लो भाई, तुम बस हमको टाइम से कर देते रहो। लोगों पर कर का भार बहुत कम था, ऐसे मजे में बस भाई, जैसे तुमने कह सकते हो 100 रुपये कमाए और चमन्नी देनी हो सरकार को, तो ऐसा हाल था। तो कोई ज़्यादा था भी नहीं, लोग मस्त अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। वो तो अंग्रेजों ने हराम कर दिया था ज़िंदगी सबकी। राष्ट्रकूट शासकों ने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए एक शक्तिशाली सेना की व्यवस्था की थी। उनके सैनिकों की कुल संख्या लगभग 5 लाख थी। सेना में भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती कि कौन कितने लायक है। इस सेना के सहयोग द्वारा राष्ट्रकूट शासक महान विजय भी प्राप्त कर पाए थे। अब राजा के बारे में जानते हैं। राजा क्या था? राजा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। राजपद वंशानुगत था। वंशानुगत यानी कि वंशजों के हिसाब से चलता था। जैसे पिता की मृत्यु के बाद बेटा बनेगा, बेटे की मृत्यु के बाद उसका बेटा बनेगा, ऐसे चलता था ये भी। कभी कभी उत्तराधिकारी को नज़रअंदाज करके योग्य व्यक्ति को भी शासक बनाया जाता था। वे बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, जैसे कि परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सर्वगुण ये नहीं सुवर्ग वर्ष, भाई ये कैसी उपाधि हो गई, आदि ऐसी कुछ उपाधियां धारण करते थे। राष्ट्रकूट शासक राजधानी में ऐश्वर्य और वैभव के साथ रहते थे। वे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण करते। उनका दरबार बहुत वैभवशाली हुआ करता था। राज्यसभा में सामंत, अब भाई ये देखो ना तुम, आधे भारत का पैसा उनके पास आ रहा है, तो सोचो यार, अमीर तो होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे।
राज्यसभा में सामंत, राजदूत, मंत्री, कवि, ज्योतिष नियमित रूप से उपस्थित रहते थे। महिलाएं भी राज दरबार में उपस्थित रहती थी। युवराज, युवराज क्या होता है समझते हो ना, राजा का बेटा। वो क्या करते थे, राष्ट्रकूट शासक अपने जीवन काल में ही युवराज की नियुक्ति कर देते थे कि ये युवराज है, ये आगे राजा बनेगा। युवराज अपने पिता के शासन कार्यों में सहायता करता। युवराज युद्धों में भी अपने पिता के साथ जाता था। मंत्रिपरिषद, मतलब कि मंत्री लोग क्या करते, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रकूट शासकों ने मंत्रिपरिषद का गठन किया था। अधिकांश मंत्री सैनिक पदाधिकारी होते थे, ये सेना को भी संभालते थे, सेना में भी अधिकारी होते थे, साथ में वहाँ पे भी मंत्री। मंत्रियों का पद प्रायः पैतृक होता था, मतलब ऐसे ही ये भी ऐसे ही चलता रहता था पीढ़ी दर पीढ़ी। राज्य व्यवस्था कैसी थी, राष्ट्रकूटों ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अनेक प्रांतों में बांटा हुआ था। राष्ट्र प्रधान अधिकारी राष्ट्रपति कहलाता था, यानी कि जितने सारे राष्ट्र है ना, अलग अलग राष्ट्रों का जो अधिकारी होगा उसको राष्ट्रपति कहते थे हम। उसका मुख्य काम राष्ट्र में शांति बनाए रखना, राष्ट्र यानी कि उनका जो साम्राज्य है उसमें शांति बनाए रखना और भू राजस्व इकट्ठा करना था। जो पैसा आना है वो सारा पहले राष्ट्रपति के पास आएगा, वो सारा मैनेज करेगा। फिर विषय यानी कि जिसको जिला कहते हैं आज के टाइम पे, तो वो क्या था, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य को विषयों में बांटा हुआ था। विषय का प्रमुख अधिकारी विषयपति होता था। एक विषय में 1000 से लेकर 4000 गांव तक शामिल होते थे। इनका कार्य भी वही था सेम, राष्ट्र विषय में राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना था। उसके बाद आती थी तहसील। ऐसे भी होता ना, जैसे ये जो राज्य का मतलब है कि आप कह लो राज्य है, ठीक है। अब वैसे ही जो है फिर आएंगे राज्य के अंदर जिले, फिर आएगी तहसील। तो अब तहसील में जो है उस समय उसको भुक्ति कहते थे। तो विषयों को आगे भुक्तियों में विभाजित किया गया था। भुक्ति का प्रधान भोगपति होता था। भुक्ति में 50 से 70 गांव शामिल हुआ करते थे। नगर का प्रबंध, नगरों का प्रशासन स्वायत्त प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता था। नगरपति के नेतृत्व में शासन चलाया जाया करता था। धार्मिक नीति यानी कि धर्म को लेकर उनकी क्या नीतियां थी। राष्ट्रकूट शासक हिंदू धर्म में विश्वास रखते। उस समय जो है ना, ज़्यादातर शासक जो थे भारत में वो हिंदू धर्म को ही मानते थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के संबंधित बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्ण द्वितीय ने जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों के उदार और प्रगतिशील विचारों के संबंध में प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय होती है पैसा, तो पैसा कैसे उनका मैनेज होता, क्या करते थे वो। राष्ट्रकूटों की आय का मुख्य साधन, आय का साधन भूमि कर था, यानी कि भूमि से जो पैसा आता था वही था उनका, जिससे जो है उद्रंग या भोग कर भी कहा जाता था। यह उपज का प्राय चौथा भाग होता था। ये कम कैसे हो गया भाई, वैसे अगर तुमने मान लो 100 रुपये कमाए हैं तो तुम्हें 25 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। तो इतना देना पड़ता था सरकार को, राजा को, और उससे जो है वो सारे यूज लड़ने, मैनेजमेंट करनी, खर्चा करना, वो सारा उसी से होता था। यह कर अनाज के रूप में लिया जाता था, यानी कि उनसे सीधा अनाज ले लेंगे और अनाज को ही बेच देंगे। भाई सारा सिस्टम ही गायब कर देते, तो बीच में से पैसे वैसे का चक्कर नहीं था। सैनिक प्रशासन, राष्ट्रकूटों के पास एक विशाल स्थायी सेना थी। स्थायी सेना होती है पक्के रूप से जो सेना होती है ना, मतलब खुद की सेना, तो वो थी। उनकी सेना में पैदल, हाथी, घुड़सवार सब शामिल थे। युद्ध में के समय सामंत भी अपनी सेनाएं भेजकर समय समय पर राष्ट्रकूट शासकों की सहायता करते थे। साहित्य और कला का विकास, यानी कि उनका साहित्य कैसे चल रहा था, विकास कैसे चल रहा था, तो वो भी हमें जानने को मिलेगा। तो ये आई थिंक खत्म हो रहा है, देखो हाँ चैप्टर खत्म हो गया आपका। ये बस ये थोड़ा, अरे भाई नीचे आ जा, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट शासक कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने अपने मंदिरों का निर्माण, अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें से एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर, ये याद रख लेना, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, एलोरा के अंदर है, ठीक है। अपनी कला के कारण सुविख्यात है। यह मंदिर एकल चट्टान को काटकर बनाया गया। एकल चट्टान समझ, तो एक चट्टान था, पूरा एक बड़ा सा पत्थर था, उसके पूरे एक पत्थर को काट के, बीच में जोड़ नहीं लगाया इन्होंने, बिना पत्थरों को चिपकाए, ऐसे एक ही पत्थर को काट के इन्होंने इस मंदिर को बनाया था, इसीलिए प्रसिद्ध है। इस काल में एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया गया। इन गुफाओं को देखकर व्यक्ति आज भी चकित रह जाता है, उनकी कलाकृतियों को देखकर, भाई ये कैसे पॉसिबल हो गया। राष्ट्रकूटों में अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को संरक्षण दिया हुआ था। अमोघवर्ष स्वयं एक महान विद्वान था। उसने कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। इसे कन्नड़ भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ हम कह सकते हैं। जिनसेन ने राष्ट्रकूटों के संरक्षण में आदि पुराण, हरिवंश पुराण, ऐसे कुछ विश्व विख्यात जो है ग्रंथों की रचना की थी। महावीर आर्य द्वारा रचित गणित सार संग्रह, संकटायन का जो है अमोघवर्ष वृत्ति
और जो है विक्रम भट्ट का नल चंपू नामक ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारे ग्रंथों के नाम आ गए, बट आपको कौन सा याद रखना है? आपको इनमें से जो है ना जिनसेन वाला याद रखना है। इन वालों में से आदि पुराण और एक जो है हरिवंश पुराण, ये 2 पुराण इसने लिखे थे, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इनके अतिरिक्त उस समय के विख्यात विद्वानों ने के नाम पंपा, पोना और रन्ना थे। ये कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने जो है कुछ ग्रंथों की रचना करी होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं, हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट शासकों ने न केवल राजनीतिक दृष्टि में बल्कि कला, साहित्य और प्रशासन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण विकास किया है। अब ये तो रही बात तीनों शासकों की, लेकिन भाई जो कन्नौज को लेकर लड़ाई हो रही थी उसका क्या हुआ है ना। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसके परिणाम क्या शामिल आए वो देखते हैं। कन्नौज के लिए चलने वाला यह लंबा और भयंकर संघर्ष तीनों राजवंश यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस संघर्ष के कारण यह तीनों राजवंश बहुत कमजोर हो गए, यहाँ तक कि वे अपने अपने प्रदेशों को भी नियंत्रण में नहीं रख पाए। राष्ट्रकूटों के प्रदेशों पर परवर्ती चालुक्यों ने अधिकार कर लिया। प्रतिहार राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। बंगाल के पाल वंश का स्थान सैन वंश ने ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष ने तीनों राजवंशों का पतन कर दिया। तो भाई एक कन्नौज के चक्कर में तीनों राजवंश बर्बाद हो गए थे। तो ये ऐसे ऐसे सीन होते हैं। देखो कितना प्यारा बना रखा, बैठ के भर सकते हो तुम क्या क्या सीन है। आगे आ गया प्रश्न उत्तर, जो कि हम अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल वीडियो के अंदर इतना ही है, थोड़ी सी बड़ी है, डिटेल में मैंने बना दिया आराम से, बिल्कुल प्यारे आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। चैप्टर बहुत आसान था वैसे भी। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।